हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ, तभी आपकी क्लासेस ले रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, बार बार कह चुका हूँ, क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस देखना स्टार्ट कर लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। पहला एक गति के नियम के चैप्टर को हम कर चुके हैं। अगला चैप्टर चल रहा है कार्य ऊर्जा शक्ति। मैं फिर से कह चुका हूं कि अगर कार्य ऊर्जा शक्ति को पढ़ना चाहते हैं तो कुछ चीजें गति के नियम की भी उपयोग में आती है, तो उस गति के नियम को भी आप अच्छी तरह से देख लें, ताकि आपको कार्य ऊर्जा शक्ति में अगर कोई मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो उस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। आज हमारा अगला टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कौन सा? कार्य ऊर्जा प्रमेय सर। क्योंकि भौतिकी में, यांत्रिकी की बात कर रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन को हम कार्य ऊर्जा प्रमेय की सहायता से हल कर सकते हैं, और वो भी मिनटों में नहीं सेकंडों में। मिनटों में नहीं सेकंडों में। कार्य ऊर्जा प्रमेय अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ लोग बोलेंगे सर इंग्लिश में भी कहीं लिखी मिल जाए, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, इसके ऊपर प्रश्न कैसे बनते हैं, मैं सारी चीजों को आपको कराऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको तो शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना है बिना स्किप किए हुए, और अपने कागज और नोटबुक और पेन को साथ में लेके बैठ जाइए। ठीक है। तो सबसे पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ऊर्जा की बात करते हैं। इस कार्य ऊर्जा प्रमेय में मैं ऊर्जा अगर बात करूं, वैसे तो दो तरह की ऊर्जा मुख्यतः हम पढ़ते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। यहां पे मैं मुख्यतः गतिज ऊर्जा की ही बात करने वाला हूं। सबसे पहले ये समझ लो गतिज ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले ये समझ लो गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु को, यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु को v वेग दिया जाए, v वेग दिया जाए, तो इस वस्तु में एक ऊर्जा आएगी। इस वस्तु में एक ऊर्जा आएगी, वो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, जिसको लिखते हैं हाफ mv²। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि गतिज ऊर्जा किससे में आती है। यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसके अंदर क्या आती है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आती है? गतिज ऊर्जा आती है। कौन सी ऊर्जा आती है? गतिज ऊर्जा आती है, जिसे हम लिखते हैं हाफ mv²। यहां पर m क्या है? m उस वस्तु का द्रव्यमान है और v उस वस्तु का वेग है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना कि ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, दिशा नहीं होती है इसके अंदर। और अगर एक बात और पूछ लूं, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है जूल। जूल क्या होता है? जूल होता है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रख लेनी है। एकदम बात समझ में आ गई? ठीक है सर, गतिज ऊर्जा के बारे में समझ में आ गई। इसको हम लोग के ई से भी लिखते हैं। के ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, शॉर्टकट में के ई लिखते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ये सारी बात याद रख लेना, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आओ समझते हैं आगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती क्या है? कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती क्या है? कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी वस्तु पर आप बल लगाते हो और बल लगाने पर उसके अंदर विस्थापन होता है, इसका मतलब उसमें कार्य होता है। लेकिन कार्य यहां पर कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी वस्तु में अगर आप कार्य करते हो तो वह उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या कहता है? यदि किसी वस्तु पर आप कार्य करते हो, कार्य का मतलब आपने बल लगाया, उसके अंदर विस्थापन हुआ।
अब जरा सोचना विस्थापन क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर वेग आया होगा, इसीलिए तो विस्थापन हुआ होगा। और वेग आया तो कौन सी ऊर्जा आई, गतिज ऊर्जा आई। जरूर है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका मतलब यदि किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है, यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, ऐसा परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में, उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में या उसकी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। परिवर्तन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो वह उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ K का मतलब गतिज ऊर्जा है और W का मतलब क्या है, कार्य है। मान लो कोई वस्तु है, उस पर आपने कार्य किया तो उस पर जो कार्य करते हो वो उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ K का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, जो त्रिभुज बनाया है ना, जो त्रिभुज बनाया है मैं इसको बोलता हूं डेल्टा। डेल्टा का मतलब परिवर्तन। यहां किसके परिवर्तन की बात कर रहा हूं, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की बात कर रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं वर्क W बराबर गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। परिवर्तन यही होगा ना कि पहले वस्तु के अंदर कुछ गतिज ऊर्जा होगी, बाद में उसकी गतिज ऊर्जा कुछ और हो जाएगी, तभी तो वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और जब भी परिवर्तन लिखना हो तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये बात आपको याद रखनी है। अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसी को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब ये वर्क कौन करेगा, वर्क करेगा कोई ना कोई फोर्स, वर्क करेगा कोई ना कोई फोर्स। भाई कोई फोर्स तो होगा वस्तु पर, वही तो उसको क्या करवाएगा, वर्क करवाएगा। तो यहां पर वर्क कौन करेगा, वर्क फोर्स करेगा। अब कौन से बल फोर्स, कौन से बल कार्य करेंगे, कौन से बल कार्य करेंगे, तो यहां ध्यान रखना सभी प्रकार के बल, सभी प्रकार के बल कार्य करेंगे। सभी प्रकार के बल का मतलब देखो, कल हमने क्या बताया था, संरक्षी बल। दूसरा कौन सा पढ़ाया था, असंरक्षी बल। जिसने संरक्षी बल और संरक्षी बल नहीं पढ़ा है, पिछला वीडियो जाके देखो। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य भी हो सकता है, असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य भी हो सकता है, आंतरिक बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। मतलब उस वस्तु पर जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी के द्वारा किया गया कार्य, उस वस्तु पे जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी के द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। क्या बोला मैंने कि कार्य क्या है, जितने भी बल लग रहे हैं वस्तु पे, क्या लग रहे हैं, जितने भी बल लग रहे हैं, जितने भी बल लग रहे हैं। तो मैं लिखूंगा W ऑल, जितने भी बल लग रहे हैं वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होने चाहिए। अब वो बल कैसे भी हो, कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं। ये बल कुछ भी हो सकता है। ये बल मान लो मैं कह सकता हूं कि ये कंजर्वेटिव संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य प्लस असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य प्लस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य प्लस आंतरिक बल द्वारा किया गया कार्य प्लस जितने भी आपको बल लगाते हैं सबके द्वारा किया गया कार्य निकालो, सबके द्वारा किया गया कार्य निकालो और उसको किसके बराबर रख दो, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर रख दो, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर रख दो, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर रख दो। यही क्या कहलाता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना, यदि वस्तु के गति की दिशा में बल लगाया जाता है, वस्तु की गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यदि वस्तु की गति की दिशा में बल लगाया जाता है, या मैं कह सकता हूं वस्तु के विस्थापन की दिशा में बल लगाया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और वस्तु के गति के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है,
वस्तु के गति के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा घटती है। जैसे मान लो कोई मोटरसाइकिल चला रहा है या कोई साइकिल चला रहा है, आप पीछे से जाके धक्का मारते हो, वो आगे जा रहा था और आपने पीछे से धक्का मारा, तो क्या हुआ, आपने उसकी गति की दिशा में बल लगाया, गति की दिशा में बल लगाया तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, बिल्कुल सर बढ़ेगी, उसका वेग बढ़ जाएगा। और कोई साइकिल आगे जा रही है, आगे जा रही है, आपने पीछे से खींचना स्टार्ट किया, पीछे से खींचना स्टार्ट किया, तो उसका वेग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी चाल धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर वस्तु की गति की दिशा में आप बल लगाओगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और वस्तु की गति के विपरीत दिशा में बल लगाओगे तो उसकी गतिज ऊर्जा घटेगी। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बात समझ में आ गई। चलिए हम गतिज ऊर्जा और कार्य और ऊर्जा के मध्य संबंध को स्थापित करते हैं, इस कार्य ऊर्जा प्रमेय को स्थापित करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कार्य किसी भी द्वारा किया जा सकता है, किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। अगर ये बात है तो ये बात सही है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रही है सर स्थितिज ऊर्जा कहां गई, स्थितिज ऊर्जा यहां आ जाएगी, क्योंकि संरक्षित बल क्षेत्र में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे बाद में। अभी आप ये ध्यान रखना, कार्य ऊर्जा प्रमेय में केवल हम कार्य को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर लिखते हैं। ठीक है, चलो सर समझ में आ गई बात। चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं, प्रमेय देखते हैं कैसे इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले याद कीजिए मैंने आपको सिखाया था परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य। क्या सिखाया था मैंने, परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य, देखो ध्यान देना, हम नियत बल द्वारा किया गया कार्य भी निकाले थे और परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य भी निकाल रहे हैं। आपको पता है दोनों के लिए उत्तर तो क्या आए थे, समान आए थे। लेकिन परिवर्तनशील लेने के क्या फायदे हैं, क्योंकि बल किसी भी प्रकृति का हो सकता है, बल कोई नियत तो होता नहीं है, अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं, इसीलिए हम परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हर जगह क्या हो जाएगा, लागू कर सकते हैं हम लोग। तो देखो परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य अगर निकालना हो तो हमने क्या पढ़ा था, W बराबर F डॉट dx पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बताओ। F डॉट dx पढ़ा था, और थीटा को हमने क्या माना था, एक बार के लिए 0 माना था, तो F dx cos 0, क्योंकि उस स्थिति में बल और विस्थापन क्या थे, बल और विस्थापन क्या हो रहे थे, एक ही दिशा में माने थे। बल को छोटे से अंतराल के लिए क्या माना था, नियत। अगर नहीं देखा है पहला वीडियो जाके देखो, पर वहां पे हमने परिवर्तनशील और नियत बल द्वारा किया गया कार्य समझा रखा है। cos 0 क्या हो गया, 1 हो गया, तो W बराबर क्या बन के आ गया, F dx। ठीक है, अब जरा बताओ F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, M इंटू A इंटू dx, क्योंकि हम जानते हैं बल की परिभाषा से F बराबर क्या होता है सर, ma होता है, और A बराबर हम जानते हैं A त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा लगा समय, यही होता है या नहीं होता है, होता है सर। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको हम थोड़ा सा बदल भी सकते हैं, सर क्या मैं त्वरण को ऐसा लिख सकता हूं क्या, मैंने पूछा कैसा, आपने बोला कि अगर इस ये dv बट्टे dt है, अगर मैं इसको dx से गुणा करूं और dx से भाग करूं, कोई दिक्कत है? जब किसी राशि को सेम राशि से गुणा भाग करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो मैंने कहा हाँ कर दो, इसमें क्या फर्क आएगा सर, इसमें ये फर्क आ जाएगा, क्या आएगा, dx बट्टा dt को क्या लिख सकते हो, dx बट्टा dt को क्या लिख सकते हो, जरा बताओ मुझे, dx बट्टा dt को क्या लिख सकते हो, dx बट्टा dt को क्या लिख सकते हो सर, वेग लिख सकते हैं, बता रखा है हमें बता रखा है, स्थिति में परिवर्तन बट्टा लगा समय वेग होता है सर, यानी कि A बराबर हम लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं A बराबर dx बट्टा dt के जगह v dv बटा
dx, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसका मान यहाँ पुट कर दीजिए। फायदा क्या मिलेगा सर? फायदा बहुत मिलने वाला है। mv dv बट्टा dx, एक ही जगह इनटू dx, क्या होगा dx से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, w बराबर mv dv। अब मान लो आपने वस्तु पर बल लगाया, अगर आपने वस्तु पर बल लगाया तो उस पर वेग में परिवर्तन होगा। मान लो प्रारंभिक वेग को बोलते हैं vi और अंतिम वेग को बोलते हैं vf। क्या बोला हमने प्रारंभिक वेग को? ध्यान से देखना, प्रारंभिक वेग को क्या बोला? vi, अंतिम वेग को क्या बोला? vf। ठीक है, तो अब मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं। तो w बराबर v इनिशियल से v फाइनल, m नियत है, v का dv के सापेक्ष, v का dv के सापेक्ष समाकलन, v का dv के सापेक्ष समाकलन क्या होता है? x का dx के सापेक्ष समाकलन क्या पढ़ा था? x का dx के सापेक्ष x स्क्वायर बाई 2। इसी तरीके से v का dv के सापेक्ष समाकलन m नियत है, तो v आएगा v स्क्वायर बाई 2, v इनिशियल से v फाइनल, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ये लीजिए ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, माइनस निम्न सीमा, माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। देखो तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो क्या बना? हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। ये क्या बन गई? अंतिम गतिज ऊर्जा। और ये क्या बन गई? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। बन गई या नहीं बन गई? सर बिल्कुल बन गई। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? डेल्टा के कहते हैं या नहीं कहते? सर बिल्कुल कहते हैं। और ये क्या हो गया? किया गया कार्य किसके बराबर आ गया? सर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आ गया। तो अगर आपसे पूछे कार्य ऊर्जा प्रमेय को सत्यापित करो, तो इस तरीके से लिख के आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय को सत्यापित करना है। परिभाषा में लिखा चुका हूं कि किसी वस्तु पर किसी बल के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या बोला? किसी वस्तु पर किसी बल के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अगर वस्तु की गति की दिशा में एक बल लगाया जाए तो वेग का मान बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। वस्तु के गति के विपरीत दिशा में बल लगाया जाए तो वेग का मान घटेगा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कम होगा, माइनस में आ जाएगा, कहने का मतलब। चलिए इसको अच्छे से कुछ क्वेश्चंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि थ्योरी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी है। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, ये रहा स्क्रीन पर। इससे 1 लाख रुपए मिले ना मिले, लेकिन आपको इतना ज्ञान जरूर मिल जाएगा जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जिंदगी के में महत्वपूर्ण मोड़ ला देती है और आदमी कहां का कहां पहुंच जाता है उसको खुद को नहीं पता चलता। इसीलिए जी लगा के मन लगा के पढ़ाई करिए और चीजों को सीखते जाइए। दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम यही चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपकी हर प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक 2 केजी की वस्तु पर, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे को बहुत चीज सिखा जाएगा। एक 2 केजी की एक वस्तु पर एक बल लगाया जाता है। सर बल के बारे में तो आपने बताया नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। अगर बल के बारे में ही बता दिया जाता तो हमें बल बराबर कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन लगाते और आराम से सूत्र से निकाल लेते। इसका मतलब यहां पर ये सूत्र तो अभी लगाना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि बल तो दिया ही नहीं सर आपने। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जिसके लिए वीटी का मतलब वेग समय वक्र दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है सर? वेग समय वक्र दर्शाया गया है और उस बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। अब सिंपल सी बात है, उस बल के द्वारा जो उस वस्तु पे लगाया गया है, किस वस्तु पर? एक 2 केजी के बल की वस्तु पर।
सर कैसे करें? मैंने कहा देखो वेग तो दे रखा है, आपने बोला हाँ। बल नहीं दे रखा, कार्य निकालना है। मैंने कहा कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो लिख सकते हो, ये भी तो पढ़ाया है मैंने, कोई जरूरी थोड़े ना है। बल नहीं दे रखा है तो ये तो दे रखा है। आपने बोला हाँ सर, तो कार्य बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा अंतिम माइनस गतिज ऊर्जा प्रारंभिक। बिल्कुल सही, ठीक है। प्रारंभ में t बराबर 0 पे गतिज ऊर्जा कितनी लिखी जाएगी? देखो t बराबर 0 पर गतिज वेग कितना है? वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जिसको के आई बोलते हैं, के आई बोलते हैं, कितनी बोलोगे? हाफ एम वी आई स्क्वायर। सर हाफ एम का मान कितना है? सर 2 kg दे रखा है। प्रारंभिक वेग कितना है? सर 10 का स्क्वायर 100 दुना 200 बटा 2, 200 बटा 2 का मतलब क्या हो गया? 100 जूल निकल के आया सर, 100 जूल निकल के आ गया सर। सर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम गतिज ऊर्जा सर कितनी हो जाएगी? मैंने कहा अंतिम गतिज ऊर्जा वी फाइनल का स्क्वायर। अरे सर क्या बात कह रहे हो? मैंने कहा देखो वेग घटते 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 कहां पहुंच गया? ध्यान से देखना, घटते 10 से घटते 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 कहां पहुंच गया? ध्यान देखो 0 पे पहुंच गया। वेग 0 हो गया कब? t बराबर 2 सेकेंड पर वेग कितना हो गया? 0 हो गया। तो अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो गई? m इंटू 0 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गई? 0। देखो क्या हुआ है? वेग बढ़ा नहीं है, घटा है। वेग बढ़ा नहीं है, घटा है। इसका मतलब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं, तभी तो वस्तु का वेग घटेगा। जरा सोचो, आप आगे, विस्थापन आगे हो रहा है, मैं पीछे से गाड़ी को खींच रहा हूं, धीरे धीरे उसका वेग कम होगा या नहीं होगा? जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपने ब्रेक लगाया तो धीरे 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 उसकी गति ऊर्जा कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी, क्योंकि आपने ऋणात्मक कार्य किया। बल और विस्थापन एक दूसरे के कहां है? विपरीत दिशा में है। बिल्कुल सही सर। चलो चेक करते हैं। W बराबर माइनस प्रारंभिक कितना है? 100 जूल। अब देखो कैसा आया? माइनस का 100 जूल। माइनस का 100 जूल का मतलब है कि निकाय ने ऊर्जा ली है, निकाय ने ऊर्जा ली है। और अगर ये प्लस का 100 जूल आता तो निकाय को ऊर्जा दी गई है। अगर निकाय ऊर्जा निकालता है और एक निकाय ऊर्जा लेता है, ऊर्जा लेगा तो उसका वेग बढ़ेगा, ऊर्जा निकालेगा तो वेग घटेगा। तो यहाँ पे -100 जूल का मतलब है कार्य कैसा है? ऋणात्मक है। और कार्य ऋणात्मक कब होता है? इस चीज को मैं पहले कार्य ऊर्जा शक्ति के पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, वीडियो जाके देखो, समझो। कार्य धनात्मक, कार्य ऋणात्मक, कार्य शून्य कब होता है, आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसका मतलब आप इसको देख के कह सकते हो कि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, ये बात तो श्योर है। खुद यहां से भी देख सकते हो कि समय के साथ वेग का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। समय के साथ वेग का मान तभी घटेगा जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखो, फिर से देखो, क्वेश्चन को देखोगे ना, सीखोगे। हर नए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज सीख के जाओगे, गारंटी है मेरी। और आज के बाद कार्य ऊर्जा प्रमेय में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो 1 kg की एक वस्तु पर एक बल F लगाया जाता है। सर फिर बल के बारे में बताया नहीं आपने। मैंने कहा कोई नहीं है, तो बल के बारे में बताया नहीं तो F इंटू एस कैसे लगाऊं सर? मैंने कहा क्यों घबराते हो प्यारे बच्चों, आपको ये तो बताया मैंने, ये भी तो लगा सकते हो। जरूरत जिसकी जहां होगी उसका उपयोग करेंगे, जहां जिसकी जरूरत होगी वहां उपयोग करेंगे। अब आलू काटने के लिए तलवार तो लाओगे नहीं, आलू काटने के लिए चाकू ही लाओगे या नहीं लाओगे? लड़ाई के मैदान में जाना है तो चाकू से तो काम चलेगा नहीं, तलवारें ही चाहिए होगी। तो जिसकी जहां उपयोगिता है उसको वहां पे उपयोग करो। कपड़े सीने के लिए कांटे तो नहीं, कील तो नहीं लाओगे, सुई लानी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो आइए देखें, जिसकी जहां उपयोगिता है उसको यूज करें। अब देखो वस्तु पे बल क्या लगाया? F सर लगाया, F का मान नहीं दिया। वस्तु का द्रव्यमान आपने दे दिया 1 kg, जिससे वस्तु में विस्थापन होता है सर, होता है। और विस्थापन की समीकरण निम्न रूप से परिभाषित है। किस रूप से है सर? इस रूप से परिभाषित है। अगर विस्थापन दे रखा है तो कार्य की गणना करो।
अब जरा सोचो, कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अरे हाँ या ना बोलोगे, अरे हाँ या ना बोलोगे, अरे हाँ या ना बोलोगे सर, बराबर सी बात है सर। तो वेग कहां से निकालूं? मैंने कहा देखो विस्थापन है, अगर इसका तुम एक बार अवकलन कर दो, एक बार अवकलन कर दो तो क्या निकल जाएगा, वेग निकल जाएगा, वेग की समीकरण आ जाएगी। आपने बोला सर करके बताओ, मैंने कहा ये लो ds बट्टा dt कितना निकल के आ गया, 4t माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ये निकल के आ गया वेग की समीकरण। ठीक है सर, t बराबर 0 पे कितना वेग होगा, वहां प्रारंभिक वेग कितना होगा t बराबर 0 पे, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड सर, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया सर। ठीक है, सही है। और t बराबर 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा सर, t बराबर 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा बताओ मुझे, t बराबर 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा सर, 8, 4 दूना 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड आया सर, बिल्कुल सर आ गया। कुछ नहीं करना, यहां मान रख दो, हाफ m कितना है, 1 है, v फाइनल कितना है सर, 6 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है सर, इनिशियल कितना है सर, माइनस का 2 का स्क्वायर, तो कितना निकल के आया सर, चेक करेंगे, हाफ इंटू कितना निकल के आ गया, जल्दी से बताएं, ये निकल के आ गया 1 इंटू 36 माइनस 4, और 36 माइनस 4 कितना होता है 32, 1/2 1 इंटू 32, तो यहां कितना निकल के आ गया सर कितना निकल के आ गया, 16 जूल आंसर। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी, 16 जूल आंसर, यानी कि 0 से 2 सेकंड में किया गया कार्य 16 जूल, धनात्मक कार्य है। कार्य कैसा आया है, धनात्मक, इसका मतलब बल और विस्थापन कैसा है, एक ही दिशा में है सर। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम क्लियर हो रही होगी, एकदम क्लियर हो रही होगी सर, बिल्कुल क्लियर हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु पर F बल लगाया जाता है, फिर से एक F बल लगाया जाता है, जिसके लिए विस्थापन व समय के मध्य संबंध निम्न से परिभाषित है। वीडियो पॉज करके एक बार अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। x यहां विस्थापन है, t समय है, ध्यान रख लेना, x विस्थापन है और t समय है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो करें, आओ देखते हैं क्या करना है सर फिर से बल का मान दिया नहीं, कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला था, W बराबर डेल्टा के। सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, W बराबर हाफ m v फाइनल स्क्वायर, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये निकाल लीजिए। अब सर कैसे करें इससे, इस समीकरण से कैसे निकालें वेग को सर कैसे निकालें, देखो आपसे को सर t इधर है, 3 इधर है, x की समीकरण चाहिए किसी तरीके से। x की समीकरण निकालने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, t माइनस 3 बराबर रूट x, बोलो हाँ है ना भाई, हमें तो x चाहिए ना, विस्थापन का अगर आप अवकलन करोगे तो ही वेग मिलेगा, विस्थापन इधर है तो विस्थापन को अलग कर लिया, दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो यहां पे इसका वर्ग कितना होगा x, और इसका वर्ग कितना होगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां क्या फॉर्मूला लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है सर बिल्कुल होता है। एक बार इसका अवकलन कर दो, सर कर दिया, t स्क्वायर का क्या बना 2t, 9 का कितना बना 0, माइनस 6t का 6, तो फाइनली कितना बना 2t माइनस 6 मीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ या ना। अब क्या है, t बराबर 0 से 6 सेकेंड में किया गया कार्य, तो सबसे पहले t बराबर 0 रखने पर प्रारंभिक वेग कितना निकलेगा, माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड, और t बराबर 6 रखने पर अंतिम वेग निकल जाएगा, वो निकलेगा प्लस का 6 मीटर पर सेकेंड,
आप बोलो ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई कमेंट कीजिएगा, आ गई तो एकदम सही है, लाइक करना ना भूलिए। क्लियर है या नहीं है जल्दी से बोलो। सर बिल्कुल क्लियर है। क्या करना है सर? ये रहा, मान रख दो। हाफ वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है क्या? ओहो हो, वस्तु का द्रव्यमान नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, चलो वस्तु का द्रव्यमान नहीं दे रखा, हम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे। यहाँ पे भी फाइनल आया, सॉरी कितना आया, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, 6 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो रहा है सर? W बराबर हाफ m, 36 माइनस 36। अरे ये तो सर का क्या हो गया, ये तो कार्य 0 आ गया सर, ये तो कार्य कितना आ गया सर? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया सर। ये क्या है? ये चीज ये बताती है कि अगर वेग में परिवर्तन नहीं होता है, अगर वेग में परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन का मतलब अगर उसकी चाल नियत है, चाल नियत है, तो किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। क्योंकि अगर किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हो तो उसके वेग में परिवर्तन होना चाहिए, और अगर बल लगाने पर उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, चाल अगर उसकी नियत है, इसका मतलब किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। तो इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, यदि चाल नियत है, क्या है? चाल नियत है, तो किसी भी वस्तु पर लगने वाले सभी बल के द्वारा किया गया कार्य, लगने वाले सभी बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिए कि अगर किसी वस्तु की चाल नियत है तो उस वस्तु पर जितने भी बल लग रहे हैं उनके द्वारा किया गया कार्य 0 के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको सारी बात समझ में आ रही है तो। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक 2 केजी की गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, धरातल पर उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो यदि हवा के प्रतिरोध को नगण्य ना माने, आज तक जितने भी चीजें पढ़ी हमने, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्रक्षेप्य गति पढ़ी, एक विम्य गति पढ़ी, न्यूटन की गति के नियम पढ़े, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। हमने अभी तक क्वेश्चन करते समय हवा के प्रतिरोध को नगण्य माना था, लेकिन वास्तविकता में हवा का प्रतिरोध तो होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हवा के प्रतिरोध को नगण्य ना माने तो हवा के प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य निकाल, किया गया कार्य निकल। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपने तो क्या सिखाया? आपने तो एक ही चीज सिखाई है हमें। मैंने कहा क्या सिखाया कि सर आपने तो हमें रामबाण औषधि दे रखी है कि सभी बल के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यहां पर कितने बल लगे रहे हैं? देखो यहाँ पे कितने बल लग रहे हैं। इस वस्तु को नीचे कौन ला रहा है? गुरुत्व बल ला रहा है नहीं ला रहा? जल्दी से बोलो। आपने बोला हाँ सर ला रहा है ना, इसका मतलब एक बल कौन? गुरुत्व बल काम कर रहा है। हाँ सर गुरुत्व बल काम कर रहा है। एक तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, प्लस आप कह रहे हो हवा का प्रतिरोध भी है। चलो हवा के प्रतिरोध को भी ले लेते हैं। हवा के प्रतिरोध के द्वारा किया गया कार्य बराबर 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 गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। बस यही तो सिखाया था। गुरुत्व बल जितने बल लग रहे हैं, कितने बल लग रहे हैं? गुरुत्व बल लग रहा है जिसके कारण नीचे आ रहा है। एक क्या लग रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है हवा के प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य, वो भी हमने लिख लिया। ठीक है सर, गुरुत्व बल कितना लग रहा है? देखो mg कहां लग रहा है? mg कहां लग रहा है? नीचे की ओर। विस्थापन भी कहां हो रहा है? सर नीचे की ओर है। कितना विस्थापन हो रहा है? क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा 20 मीटर। 20 मीटर का विस्थापन हो रहा है, 20 मीटर का विस्थापन हो रहा है। तो जरा देखो W बराबर क्या लिखोगे? बल इंटू विस्थापन। बल कहां लग रहा है? mg नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ। m कितना है? 2, g कितना है? 10 mg। h कितनी लग रही है? h कितनी है? 20 मीटर।
प्लस हवा के प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य निकालना है, मुझे नहीं पता, मैंने तो लिख दिया, मुझे तो ये निकालना है, बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अरे हाँ या ना बोल, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। 20 ढाई 200 गुना 400 प्लस हवा का प्रतिरोध, वाह सर वाह, क्या बात है, समझ आ रहा है। अंतिम वेग कितना है सर, 10 है, तो हाफ इंटू m कितना मानू सर, 2, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। प्रारंभिक वेग वस्तु को गिराया जाता है, मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, और जब मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो प्रारंभिक वेग क्या लेते हैं सर, शून्य लेते हैं। मुक्त रूप से छोड़े जाने का मतलब प्रारंभिक वेग कितना है, शून्य है, तो ये पूरा मान शून्य हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर शून्य हो जाएगा। ये कितना आया 100, ये कितना आया 400, ये क्या हुआ हवा का प्रतिरोध सर, हवा का प्रतिरोध। तो सर हवा के प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य कितना होगा सर, कुछ नहीं करना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 100 माइनस 400, 100 माइनस 400, 100 माइनस 400, 100 माइनस 400 माइनस 300। इसका मतलब माइनस का मतलब विस्थापन और बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में, बल इधर ला रहा है, अगर मान लो विस्थापन इधर हो रहा है तो हवा का प्रतिरोध विपरीत दिशा में लगता है, क्योंकि प्रतिरोध का काम ही क्या होता है, प्रतिरोध का काम ही क्या होता है, गति का विरोध करना, गति का विरोध करना। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसान है, 300 जूल उत्तर आ चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ये लीजिए एक क्वेश्चन और, बल F द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। इस वस्तु पर एक बल लगाया जाता है, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे लगाया जा रहा है कि हम मान रहे हैं कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उस पर एक बल लगाया जा रहा है, और इतना धीरे धीरे लगाया जा रहा है, इतना धीरे धीरे लगाया जाए कि इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इस बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। ठीक है, अगर रस्सी की लंबाई मान लेता हूं L है, रस्सी की लंबाई क्या है, L है, ठीक है, और m द्रव्यमान की वस्तु है, इसको इतना धीरे 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 ऊपर उठाया कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ तो W बराबर डेल्टा की, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ तो ये किसके बराबर हो गया, 0। अब जरा सोचिए यहां पर कार्य कौन कौन कर रहा है, जितने बल लगेंगे सबके द्वारा कार्य होगा, जितने बल लगेंगे सबके द्वारा कार्य होगा। ध्यान से देखिएगा कितने बल लग रहे हैं इस पर, ध्यान से देखिएगा कितने बल लग रहे हैं। एक तो mg लग रहा होगा, बिल्कुल सर। एक तनाव बल लग रहा होगा, बिल्कुल सर। एक F लग रहा होगा, बिल्कुल सर। 3 बल लग रहे हैं, यानी कि 3 बल द्वारा किया गया कार्य, एक तनाव बल द्वारा, एक जो F हमने लगाया है, और एक कौन लग रहा है, mg लगा रहा होगा। इन सबके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा, बिल्कुल सर सही है। अब हमें इसके द्वारा किया गया कार्य निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस वस्तु को यहां से यहां ले जाऊं, यहां से यहां ले जाऊं, अब जरा देखो, पहले देखते हैं mg के द्वारा किया गया कार्य, mg के द्वारा किया गया कार्य। अब जरा ध्यान देना, mg के द्वारा किया गया कार्य, देखो अगर मैं वस्तु को यहां से यहां ले जा रहा हूं, ले जाने के तरीके और भी हैं। mg कैसा बल है, mg कैसा बल है, सुनना मेरी बात, mg कैसा बल है, गुरुत्वीय बल है, संरक्षी बल। संरक्षी बल का मान प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, कैसे भी ले जाओ। मान लो ये वस्तु है, मैं इसको यहां से यहां ले जाऊं, मैं इसको यहां से ले जाके ऐसे ले जाऊं, कोई दिक्कत है। चलो मान लो मैं इधर से ऐसे ले गया, इधर से ऐसे ले गया, ध्यान देना, जब इधर ले गया तो mg कहां लग रहा था, इधर। mg और विस्थापन के मध्य कोण कितना है, 0। इसका मतलब जब क्षैतिज दिशा में चला तो mg ने कोई काम नहीं किया। क्यों, याद कर लो, mg कैसा बल है, संरक्षी बल है। नहीं पढ़ा है, पिछला वीडियो जाके देखो। जब यहां से यहां गया तो mg तो कहां लग रहा था, ऊपर, नीचे की तरफ। विस्थापन कहां हुआ, ऊपर की तरफ। अब ये विस्थापन है कितना, ये विस्थापन है कितना, ये चीज देखना है। ये विस्थापन है कितना, ये चीज देखना है। ये L, तो L का ये मान कितना होगा। अगर ये L पूरा L है, ये L है, ये थीटा है, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी। इस दूरी को क्या लिख सकते हैं, L का घटक बनाएंगे। L का घटक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, L cos थीटा,
एल का घटक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, एल कॉस थीटा। या इस त्रिभुज को देख लो, ओ ए बी मान लो, एक त्रिभुज मान लो ओ ए बी, ओ ए बी त्रिभुज में देख लो, ओ ए बी त्रिभुज में देख लो, आपको किसका मान चाहिए, ओ ए का मान चाहिए। कोस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर आधार, आधार कितना है ओ ए, बट्टा कर्ण कितना है ओ बी, कर्ण कितना है ओ बी। तो ओ ए बराबर क्या लिख सकते हो सर, ओ बी कोस थीटा लिख सकते हैं, ओ बी कोस थीटा लिख सकते हैं। और ओ बी का मान किसके बराबर है सर, 10 के बराबर है, एल के बराबर है, एल कॉस थीटा लिख सकते हो क्या। तो ओ ए का मान कितना आएगा, एल कॉस थीटा आएगा। घटक लेके भी कर सकते हो, इससे भी, लेकिन हमें तो सर ये चाहिए था। तो इस पूरे की लंबाई कितनी है एल, और इसकी कितनी है एल कॉस थीटा। तो ये लंबाई कितनी बच गई जरा बताओ, एल में से एल कॉस थीटा माइनस करूंगा तो क्या एच निकल जाएगा क्या, एल में से एल कॉस थीटा, ये पूरा एल था और ये लंबाई हमने निकाली क्योंकि वस्तु इतनी ऊंचाई पे गई है। तो इस पूरे में से ये गया तो ये निकल जाएगा विस्थापन। ये विस्थापन कितना है एल माइनस एल कॉस थीटा। यानी कि अगर मैं गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछूं तो कार्य कितना होगा, mg नीचे की तरफ, mg कहां लग रहा है नीचे की तरफ माइनस का, इंटू h कितना है L माइनस एल कॉस थीटा। सर ऐसा क्यों किया आपने, देखो गुरुत्व बल कहां यहां, विस्थापन कहां ऊपर, एक दूसरे के कैसे हैं विपरीत दिशा में है या नहीं है, ठीक है सर ये बात तो समझ में आ गई। प्लस WF तनाव बल के द्वारा किया गया कार्य। देखो तनाव बल क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, तो तनाव बल तो इधर खींच रहा है और वस्तु किधर जाना चाहती है इधर की तरफ, विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर लग रहा है, थीटा कितना 90 डिग्री। किसी भी स्थिति में देख लो, किसी भी स्थिति मान लो तनाव बल इधर, वस्तु इधर जाना चाहती है, हर स्थिति में थीटा कितना बनता है 90 डिग्री। तो अगर हर स्थिति में 90 डिग्री बनता है तो तनाव बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, थीटा हमेशा क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो WF बराबर क्या बना, ध्यान से देखो, WF बराबर क्या बना ध्यान से देखो, इसको इधर ले जाता हूं तो mg इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा, mg इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कितना निकल जाएगा, mg इंटू एल 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। क्या किया हमने भाई, mg इधर लग रहा था, mg इधर से इधर क्षैतिज दिशा में mg बल द्वारा कोई कार्य नहीं होता, ऊर्ध्वाधर में विस्थापन ऊपर mg नीचे, तो ये दूरी कितनी निकल गई, ये पूरी l थी, ये हमने निकाल ली। l में से अगर l cos थीटा माइनस करोगे तो ये दूरी निकल जाएगी l माइनस एल cos थीटा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं, बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सर बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तनाव बल किसी भी स्थिति में, धागा जब भी मान लो ये ब्लॉक यहां से जा रहा, इधर जा रहा था, थीटा कितना है 90 डिग्री, धागा यहां पहुंचा तो वेग किधर की तरफ होगा इधर की तरफ, थीटा कितना होगा इधर की तरफ 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, इसीलिए तनाव बल के द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। हमें पूछा था इस बल के द्वारा किया गया कार्य, इस बल के द्वारा किया गया कार्य ये रहा आपके सामने। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।